नमस्कार। आज हम एक बहुत ही अहम मुद्दे पर बात करने वाले हैं, एक राष्ट्र एक चुनाव। जी। ये एक ऐसा प्रस्ताव है जिस पर आजकल काफी चर्चा हो रही है और अगर ये लागू होता है तो भारत की पूरी राजनीतिक व्यवस्था बदल सकती है। हाँ, बिल्कुल, ये एक बड़ा कदम हो सकता है। हमारे पास जो विश्लेषण है उसके आधार पर हम आज इसे समझने की कोशिश करेंगे कि ये है क्या, क्यों लाया जा रहा है, इसके फायदे नुकसान क्या हो सकते हैं और अभी क्या चल रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एकदम सरल शब्दों में ये एक राष्ट्र एक चुनाव आखिर है क्या? देखिए, सीधे शब्दों में कहें तो इसका मतलब है कि पूरे भारत में, मतलब लोकसभा के चुनाव और सभी राज्यों की विधानसभाओं के चुनाव एक साथ एक ही समय पर करवाए जाएं। अच्छा, यानी हर 5 साल में एक बारी वोटिंग का बड़ा दौर चले। हाँ, बिल्कुल। अभी जैसे होता है ना कि हर कुछ महीने में कहीं ना कहीं चुनाव चल ही रहे होते हैं, वैसा नहीं होगा। एक फिक्स टाइम पर पूरे देश में एक साथ। और इसके पीछे मुख्य सोच क्या है? मतलब क्यों जरूरत महसूस हो रही है इसकी? हमारे स्रोतों में तो लगातार चुनावों के असर की बात कही गई है। हाँ, देखिए, इसके पीछे कई बड़े कारण बताए जा रहे हैं। एक तो ये कि देश हमेशा चुनावी मोड में रहता है। हाँ, वो तो है। तो सरकारें जो हैं वो लगातार चुनाव जीतने की चिंता में लगी रहती हैं और शायद गवर्नेंस, मतलब शासन चलाने और नीतियां बनाने पर उतना फोकस नहीं कर पाती। दूसरा बड़ा कारण बताया जाता है चुनावी खर्चा। आप सोचिए, हर चुनाव में कितना पैसा खर्च होता है, ईवीएम, पोलिंग बूथ, स्टाफ, सुरक्षा बल। हाँ, काफी तो ज्यादा। अगर चुनाव एक साथ होंगे तो ये बार बार होने वाला खर्च काफी कम हो जाएगा। हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि पहली बार सिंक्रोनाइज करने में शायद एक बार ज्यादा खर्च हो। अच्छा। और कोई वजह? जी, एक और अहम बात है प्रशासनिक और सुरक्षा बलों पर पड़ने वाला बोझ। हर चुनाव में उनकी तैनाती करनी पड़ती है। सही। तो अगर ये एक साथ हों तो उन पर भी ये लगातार वाला बोझ कम होगा। ये बात तो दिलचस्प है कि ये कोई बिल्कुल नया आइडिया नहीं है। विश्लेषण में ये भी सामने आया कि भारत में पहले ऐसा होता था। हाँ हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। ये जानना जरूरी है, आजादी के बाद 1951-52 से लेकर 1967 तक जो पहले 4 आम चुनाव हुए थे, अच्छा। वो इसी तरह हुए थे। लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के चुनाव एक साथ। तो फिर ये सिलसिला टूटा कैसे? वो टूटा 1968-69 के आसपास। उस दौरान कुछ राज्यों में सरकारें अपना कार्यकाल पूरा करने से पहले ही गिर गई। तो वहां मध्यावधि चुनाव कराने पड़े और बस वहीं से वो तालमेल बिगड़ गया और फिर लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव अलग अलग समय पर होने लगे। समझ गई। तो अगर अब इसे दोबारा लागू करने की बात हो रही है तो खर्च में कमी और गवर्नेंस पर फोकस के अलावा और क्या फायदे दिखते हैं? देखिए, एक बड़ा फायदा गिनाया जा रहा है शासन में स्थिरता का। मतलब जब केंद्र और राज्य सरकारों को पता होगा कि उन्हें पूरे 5 साल काम करना है बिना बीच में किसी बड़े चुनाव के दबाव के, हाँ। तो वो शायद ज्यादा बेहतर तरीके से लंबी अवधि की योजनाएं बना पाएंगी और उन्हें लागू कर पाएंगी। और वो जो आचार संहिता लगती है बार बार। हाँ बिल्कुल, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, चुनाव के टाइम पे ये लागू हो जाती है तो सरकारें नई घोषणाएं या परियोजनाएं शुरू नहीं कर पाती। तो बार बार चुनाव मतलब बार बार विकास के कामों में रुकावट। एक साथ चुनाव होंगे तो ये रुकावट कम होगी। और प्रशासन और सुरक्षा बलों की बात तो हमने की ही। जी, वो अपने रूटीन के काम पर ज्यादा ध्यान दे पाएंगे। तो कुल मिलाकर जैसा विश्लेषण इशारा कर रहा है, फोकस शायद चुनावी प्रबंधन से हटकर असली गवर्नेंस पर आ सकता है। ये सुनने में तो सब बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन इसे लागू करना उतना आसान होगा क्या? इसमें कुछ मुश्किलें, कुछ चुनौतियां भी तो होंगी। बिल्कुल हैं, और चुनौतियां छोटी मोटी नहीं, काफी बड़ी हैं। सबसे पहली और सबसे बड़ी चुनौती तो संवैधानिक है। संवैधानिक कैसे? देखिए, हमारे संविधान में लोकसभा और विधानसभाओं के कार्यकाल तय हैं। उन्हें भंग करने की प्रक्रिया है। एक साथ चुनाव कराने के लिए संविधान के कई महत्वपूर्ण अनुच्छेदों, मतलब आर्टिकल्स में बदलाव करना पड़ेगा। कौन कौन से आर्टिकल्स? जैसे आर्टिकल 83 है जो लोकसभा के कार्यकाल की बात करता है। आर्टिकल 85 जो राष्ट्रपति को लोकसभा भंग करने का अधिकार देता है। फिर राज्यों के लिए आर्टिकल 172 जो विधानसभाओं के कार्यकाल से जुड़ा है, और आर्टिकल 174 जो विधानसभा भंग करने से जुड़ा है। और शायद आर्टिकल 356 में भी कुछ बदलाव करने पड़े हैं जो राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाने से संबंधित है। बाप रे, ये तो काफी सारे बदलाव है। हाँ, और इन बदलावों के लिए सिर्फ संसद में साधारण बहुमत काफी नहीं होगा, 2/3 बहुमत चाहिए होगा दोनों सदनों में। और राज्यों का क्या? यही तो, कम से कम आधे राज्यों की विधानसभाओं से भी इसे पास कराना होगा। ये एक बहुत बड़ी संवैधानिक और राजनीतिक प्रक्रिया है। और आपने राजनीतिक कहा, तो क्या सभी दल इस पर सहमत है? नहीं, बिल्कुल नहीं। यही एक और बड़ी चुनौती है। कई विपक्षी दल इसका विरोध कर रहे हैं। उन्हें चिंता है कि इससे राज्यों के अधिकार कम हो सकते हैं, हमारा जो संघीय ढांचा है उस पर असर पड़ सकता है। हाँ, ये डर तो रहता है कि कहीं केंद्र ज्यादा हावी ना हो जाए। बिल्कुल। और एक बहुत प्रैक्टिकल सवाल भी है। मान लीजिए चुनाव एक साथ हो गए, लेकिन 2 साल बाद किसी राज्य में सरकार गिर जाती है, बहुमत खो देती है, तब क्या होगा?
हाँ, ये तो बड़ा सवाल है। क्या वहां फिर से चुनाव होंगे? अगर हाँ, तो वो सिंक्रोनाइजेशन तो फिर बिगड़ जाएगा। या फिर वहां बाकी के 3 साल राष्ट्रपति शासन लगा रहेगा? इस पर अभी कोई स्पष्टता नहीं है। ये तो वाकई बड़ी पेचीदगियां हैं। तो अभी जमीनी हकीकत क्या है? क्या इस दिशा में कुछ हो रहा है? हाँ, अभी हाल ही में सरकार ने पूर्व राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी की अध्यक्षता में एक हाई लेवल कमेटी बनाई थी। अच्छा। उस कमेटी का काम ही यही था कि वो इसकी व्यवहारिकता देखें, मतलब ये हो सकता है या नहीं, और अगर हो सकता है तो कैसे। तो उस कमेटी ने कुछ कहा? जी, इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी है और उस रिपोर्ट के आने के बाद से इस मुद्दे पर फिर से चर्चा तेज हो गई है। तो क्या लगता है कब तक हो सकता है ये? कोई अंदाजा? देखिए, अंदाजा लगाना तो मुश्किल है। कुछ लोग कह रहे हैं कि शायद सरकार 2029 के चुनावों तक इसे लागू करने की कोशिश कर सकती है, लेकिन जैसा हमने डिस्कस किया, इसमें संवैधानिक और राजनीतिक बाधाएं बहुत हैं। तो ये भी कहना मुश्किल है कि ये कब तक हो पाएगा या हो भी पाएगा या नहीं। तो कुल मिलाकर देखें तो एक तरफ तो ये विचार है जिसमें खर्च कम होगा, सरकारें स्थिरता से काम कर पाएंगी, विकास पर फोकस बढ़ेगा। हाँ, ये सब इसके पक्ष में तर्क हैं। लेकिन दूसरी तरफ इसे लागू करने के लिए संविधान में बड़े बदलाव करने होंगे, राज्यों के अधिकारों का सवाल है, राजनीतिक सहमति बनानी होगी और वो बीच में सरकार गिरने वाली स्थिति का हल निकालना होगा। एकदम सही कहा आपने। ये जितना सुनने में सीधा लगता है, लागू करने में उतना ही जटिल है। और अंत में एक सवाल मेरे मन में आ रहा है जिसका जिक्र विश्लेषण में भी कहीं ना कहीं है जी। कि अगर लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ होंगे तो वोटर जब वोट डालने जाएगा तो उसके दिमाग में क्या चल रहा होगा? क्या राष्ट्रीय मुद्दे इतने हावी हो जाएंगे कि राज्यों के अपने जो स्थानीय मुद्दे हैं जो शायद ज्यादा जरूरी हों वो कहीं दब तो नहीं जाएंगे? ये एक बहुत ही जायज और महत्वपूर्ण सवाल है। वोटिंग पैटर्न पर इसका क्या असर पड़ेगा, ये देखना होगा। क्या लोग एक ही पार्टी को केंद्र और राज्य दोनों में वोट देंगे या अलग अलग मुद्दों पर अलग अलग फैसला करेंगे? इस पर वाकई सोचने की जरूरत है। बिल्कुल। तो आज हमने एक राष्ट्र एक चुनाव के कई पहलुओं को समझने की कोशिश की। ये एक ऐसा विषय है जिस पर आने वाले समय में और भी बहस और चर्चा होगी। निश्चित रूप